अभी हमारे पास एसएचएम में जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 50% बढ़ा दी गई। भाई साहब ये जैसे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, फिर भी बच्चा बड़ा जल्दी करता है। ठीक है, एक बार समझिएगा बड़े ध्यान से, मैं सीधे सीधे आपको आंसर निकालना बताता हूं उसका। किसी सरल लोलक की लंबाई 50% बढ़ा दी गई। अच्छा, 50% बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? 50% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि 100 जो लंबाई थी आपने उसको 150 किया, यही तो मतलब 50% का हुआ। या फिर आप ये भी कह सकते हो 8 की लंबाई को आपने 1.5 किया। चेक कीजिए, तो ये भी तो 50% होगा। हर पार्ट में देखो, चाहे 100 को 150 करना हो, चाहे फिर 8 को 1.5 करना हो, दोनों में अगर पूछा जाए कितने गुना किया तो कहोगे 1.5 गुना किया। ठीक है ना, तो लंबाई को हमने 1.5 गुना किया अकॉर्डिंग टू सवाल की लंबाई को 50% बढ़ाया। और 50% मतलब होता है 100 को 150 किया मतलब 1.5 किया, या फिर 8 को 1.5 किया 1.5 किया। क्लियर है ना? अब कहा जा रहा है कि बताइए उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, ये है सवाल। तो पहले बताओ, जो आवर्तकाल t होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेंथ होता है। बताइए पहले लेंथ को आपने कितने गुना किया? तो लेंथ को सर मैंने 1.5 गुना किया। वेरी गुड, लेंथ को मैंने 1.5 गुना किया। तो जो लंबाई l है ना, इसकी जगह पे 1.5 इंटू एल कर दो, 1.5 इंटू एल कर दो। और जैसे 1.5 इंटू एल करोगे तो आप ये कह सकते हो कि यहां देखिए 1.5 इंटू एल तुम्हारा अलग हो गया, और पहले जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आया था सर वो अलग हो गया। तो जो भी आपका आवर्तकाल है वो देखिए 1.5 गुना, वो भी अंडर रूट में 1.5 गुना, इसका फर्क आएगा। इसका मतलब नया आवर्तकाल श्योर मेरा अंडर रूट 1.5 गुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जैसा भी आपको फर्क दिखे बस वैसे ही फर्क यहां आंसर में बता देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए ना? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसी तरह देखिए एक और सवाल है, और देखिए ये सवाल कैसे लगाया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कायदे के साथ। सवाल क्या है? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 60% बढ़ा दी। अच्छा, 60% का क्या मतलब होता है? 100 की वैल्यू को आपने 60 बढ़ाया 160 किया, या 1 की वैल्यू को 1.6 किया। मैं आपसे पूछूं कितने गुना किया, कितने गुना किया? तो कहोगे 1.5 गुना किया। चाहे यहां देखिए चाहे यहां देखिए 1.5 गुना किया। फिर इन्होंने पूछा क्या? सर इस बार इन्होंने आवृत्ति पूछी है, ध्यान से आवृत्ति पूछी, आवर्तकाल नहीं। तो पहले बताइए, अगर आवृत्ति की बात करते हैं तो आवर्तकाल लंबाई एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट एल के। लेकिन अगर आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति 1 अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना? उल्टा होगा ना। तो लंबाई को कितने किया? 1.5 गुना किया। अगर लंबाई को तुमने 1.5 गुना किया मेरे दोस्त, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई को 1.5 गुना कर दो, यानी यहां पर हो जाएगा 1.5 इंटू और एल, अंडर रूट 1.5 इंटू एल। तो जो भी हमारी आवृत्ति आएगी उसमें जो फर्क आएगा ना वो अच्छा 1.5 नहीं किया, 60% बढ़ाया, 60% बढ़ाया तो यहां हो जाएगा 1.6, है ना? 1.5 गुना नहीं है, यहां पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, 1.6 गुना होगा, 1.6 गुना होगा। ठीक है, तो 1.6 गुना हुआ तो लंबाई को तुमने 1.6 गुना दिया, लेकिन नीचे आया है, और नीचे आया है इसका मतलब आवृत्ति श्योर 1 अपॉन अंडर रूट 1.6 गुना होगी। अगर आवर्तकाल पूछा जाता तो बताते रूट 1.6 गुना, जो कि ऊपर होता है, लेकिन आवृत्ति है तो इसलिए 1 अपॉन हो गया, उल्टा होता ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। यदि सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना किया है, इन्होंने इस बार जो है डायरेक्ट मुझे गुना ही बता दिया, कितने गुना किया गया, तो बताइए आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो पहले बताओ, जो आवर्तकाल t होता है वो अंडर रूट एल के समानुपाती होता है। एल को तुमने कितने गुना किया? सर एल को तुमने 4 गुना किया, तो यहां करा दीजिए 4 का मल्टीप्लाई। तो बताइए जैसे 4 का अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट आ जाएगा 2, इसका मतलब जो भी आवर्तकाल में फर्क आएगा वो 2 का फर्क आएगा, दुगने का फर्क आएगा, यानी मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सर आवर्तकाल दुगना हो जाएगा, है ना? 4 का अंडर रूट 2 दुगना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में? ठीक है, कायदे के साथ समझिएगा। यदि किसी स्प्रिंग से लटके हुए एक पिंड का जो आवर्तकाल है ना वो टी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यदि स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए, है ना? मैंने याद करो कटिंग ऑफ स्प्रिंग वाले सवाल बताए थे। जब भी कभी स्प्रिंग को कट किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के होता है सर, वो बढ़ जाता है। आधा करोगे तो आपका के की वैल्यू डबल हो जाएगी। 1/3 करोगे तो के की वैल्यू तिगनी और तिगनी हो जाएगी, सब थ्योरी में था। तो
तो बताइए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 बराबर भागों में काटा गया है किसी स्प्रिंग को, और एक भाग अच्छा 3 बराबर भागों में काटोगे तो जो स्टिफनेस हो जाएगी वो 3K और 3K हो जाएगी तीनों भागों की। ठीक, फिर वही एक भाग काट कर आपने पिंड से लटका दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा जा रहा आवर्तकाल क्या होगा, तो याद करो पहले आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के केस में T बराबर 2 अंडर रूट m/K होता है, ये होता है। तो मैं ये कह सकता हूं आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√K हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आपने 3 बराबर भागों से काटा, भाई पहले तो स्टिफनेस K रही होगी, और फिर जब 3 बराबर भागों में काटा तो स्टिफनेस 3K हो गई। तो एक बात बताइए जरा, अगर स्टिफनेस 3K हो गई तो यहां पर तुम्हें 3K का फैक्टर लगाना पड़ेगा, और जैसे तुमने 3K का फैक्टर लगाया यानी 3K किया तो आप साफ साफ देखिए जो भी आवर्तकाल होगा वो 1/√3 से चेंज हो जाएगा। वो तो नीचे नहीं रहेगा अंडर रूट के, लेकिन जो चेंज होगा वो 1/√3 से चेंज होगा, है ना। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो कहोगे पहले आवर्तकाल का 1/√3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे बेस्ट तरीका, इससे फास्ट तरीका नहीं हो सकता। सीधे सीधे आपने K की वैल्यू को पहले देखा कि 3 बराबर भागों में काटा है तो 3K कर दिया, और नीचे जब 3K हो जाएगा तुम्हारी बात है 1/√3 आपका चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आवर्तकाल पूछा जा रहा था, अगर ये आवृत्ति पूछी जाती ना इस सवाल में आवृत्ति, तो इसका सही आंसर होता अंडर√3 गुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों टोटली एक दूसरे को उल्टे होते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25वां, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25वां क्या है। 25वें को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें इसमें बता दूं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, मैं आपको पहले बता दूं सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल ये लिखा हुआ है कि 1 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर लंबाई वाले सेकेंडरी लोलक। अच्छा, सेकेंडरी लोलक क्या होता है या सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसकी लंबाई, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसको सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। तो मेरे पास एक सेकेंड पेंडुलम है जिसकी लंबाई साफ साफ लिखी हुई है 1 मीटर है, अब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। ठीक है, यदि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 से, सर आपका 1/6 हो गया, तो बताइए चंद्रमा की सतह पर लोलक की लंबाई क्या हो जाएगी। मुझे लोलक की लंबाई आपको पूछी जा रही है तो बताइए क्या होगी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना कैसे सवाल सॉल्व हो रही है, बहुत ध्यान से। मैं आपको पहले कुछ बातें बता दूं। जो मेरा सेकेंड पेंडुलम होता है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कोई पूछे हमेशा ध्यान रखना 2 सेकंड होता है। अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं T बराबर 2 अंडर L/G का, तो यहां देखिए मैं समय के स्थान पे 2 सेकंड रख दूं और 2 अंडर L, और पृथ्वी के लिए जो G का मान होता है वो 9.81 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही पूरा डेटा सॉल्व करके लंबाई का मान निकाला जाता है, ध्यान रखना ये जो लंबाई का मान आता है वो 1 मीटर आता है। तो हमेशा ध्यान रखना सेकेंड पेंडुलम के लिए पृथ्वी सतह पर जो सेकेंड पेंडुलम की लंबाई आती है ना वो 1 मीटर आती है, इस बात को याद रखिएगा डायरेक्ट। सेकेंड पेंडुलम के लिए अर्थ पर जो लंबाई आती है वो अप्रॉक्स 1 मीटर आती है, लेकिन ये लंबाई मुझसे कहां पर पूछ रहा है सर? चंद्रमा पे पूछ रहा है, जहां पर ग्रेविटी 1/6 हो जाती है। तो पहले एक बात बताओ जरा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर√L/G होता है, बात तो समझना। लेकिन सेकेंड पेंडुलम वही है, तो सेकेंड पेंडुलम का मतलब होता है एक ऐसा पेंडुलम जिसकी आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो आवर्तकाल तो हर कंडीशन में 2 सेकंड रहेगा। तो मैं G को इधर लाऊं तो मैं कह सकता हूं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, मैं दोनों तरफ स्क्वायर बिठा दिया, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। लेकिन चंद्रमा पे G क्या हो जा रहा है? चंद्रमा पे जो G हो जा रहा है वो G/6 हो जा रहा है, तो लंबाई भी 1/6 करनी पड़ेगी, श्योर है एकदम। और लंबाई अगर 1/6 करनी पड़ेगी तो मेरे भाई पृथ्वी पर लंबाई 1 मीटर है, तो बताइए जरा चंद्रमा पर लंबाई कितनी आएगी? 1/6 मीटर आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको पता है क्या याद करना है? पृथ्वी पर सेकेंड पेंडुलम लंबाई 1 मीटर, चंद्रमा पे कोई पूछे कि चंद्रमा पे बताइए सेकेंड पेंडुलम लंबाई कितनी होती है, चंद्रमा पे बताइए, तो कह देना 1/6 मीटर। 1/6 मीटर, 1/6 मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाया जाए और डिवाइड कराया जाए तो 16.66 सेंटीमीटर भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26वां। अब देखिए 26वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक कण सरल आवर्त कर रहा है, ठीक है, जिसका आवर्तकाल इन्होंने दे दिया 6 सेकंड है, आवर्तकाल सर 6 सेकंड है। कितने समय में
टड़ माध्य स्थिति या माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन का आधा तय करेगा। आपको वह समय बताना है जहां पर टड़ की जो स्थिति हो वो अधिकतम विस्थापन से आधी स्थिति पर हो, आधा तय करेगा, आधा बताना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इक्वेशन लगानी पड़ेगी, वो इक्वेशन होती है y बराबर a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। बिना इस इक्वेशन के सवाल नहीं सॉल्व होगा, मैं आपको पहले बता दूं, है। तो बताइए पहले कितना विस्थापन तय करना है, तो कहोगे आधा, यानी y की जगह पे a/2 रखना है, ये a, और साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा का मतलब होता है कोड़ी वेट, और कोड़ी वेट के फॉर्मूले को, ओमेगा के फॉर्मूले को हम लोग 2π/t भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इंटू टी, ये जो स्मॉल टी है ये समय होता है जो मुझे ज्ञात करना होता है। आगे बात सुनिएगा, तो यहां से देखिए a से कैंसिल, या 1/2 बचा, 1/2, और 1/2 जो वैल्यू होती है ना वो साइन 30 की होती है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और आपको पता होना चाहिए जो साइन 30 होता है उसको मैं π/6 भी लिख सकता हूं, π/6 बराबर 2π। आवर्तकाल कितना बोला जा रहा है सर, 6 से 10 बोला जा रहा है, देख लीजिए, और इंटू समय t। तो मुझे समय t का मान निकालना है कि बताइए समय t का मान कितना होगा। तो π/6 कैंसिल है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा, और जैसे 2 नीचे आ जाएगा तो समय t बराबर आ जाएगा 1/2 सेकेंड, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। तो समय t बराबर 1/2 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो जब भी कभी ऐसा सवाल हो, यहां पर विस्थापन की वैल्यू एम्पलीट्यूड के पदों में रख दीजिएगा, आवर्तकाल जरूर दिया जाएगा आपको, और आपको समय पूछा जाएगा तो समय का मान हम लोग बड़े आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27वां। ये और भी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना। कहा जा रहा है कि सरल आवर्तगति करता हुआ टीसी टड़ का समीकरण, अब देखो टीसी टड़ का जो समीकरण दिया गया ना इस बार, वो दिया गया है x बराबर 4 sin 15t और प्लस 3 cos 15t। ये सरल आवर्तगति करने वाले टड़ का समीकरण दिया गया है, विस्थापन समीकरण। कहा जा रहा है कि आयाम होगा, ये सब ठीक है, x t क्रमशः सेंटीमीटर में है। अच्छा, आयाम पूछा जा रहा है, आयाम का मान होगा, ठीक है, मुझे आयाम बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है कि बताइए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। और आपको पता होगा कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो भाई अगर मुझे यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका, पता है इसके लिए क्या किया जाता है। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट भी पता है, आप भी डायरेक्ट करना सीख जाओगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले तरीका समझिए क्या होता है। ये जो 4 होता है, ये जो 3 होता है, इसका स्क्वायर कीजिए। इससे स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 4 और 3 को मैं किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार मानकर सॉल्व करूंगा। तो ये मान लीजिए 4 मीटर हो गया, ये मान लीजिए 3 मीटर हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 25 का अंडर रूट भी कीजिए 5 होगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आप ये कह सकते हो कि सर ये फॉलो होगा। अच्छा 5 हुआ तो ये जो 5 आया ना, इस 5 का मैं एक बार डिवाइड भी कराऊंगा, एक बार मल्टीप्लाई भी कराऊंगा। तो मल्टीप्लाई तो मैंने बाहर लिखा, लेते जो डिवाइड आया ना, मतलब 4/5 sin 15t इसको अंदर लिख दिया, प्लस 3/5 cos 15t मैंने ये भी अंदर लिख दिया। कुछ किया नहीं मैंने, जो इनके स्क्वायर का योगफल था, अंडर रूट था, उसको मैंने डिवाइड भी कराया और मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। अब ये बताओ यहां से अगर मैं 4/5 बनाना चाहूं, 4/5 बनाना चाहूं, तो मैं ये एंगल को अपनी तरफ से फाई मान लेता हूं, तो सर ये एंगल फाई है। तो बताइए जरा क्या x बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा 5, अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा 4/5 क्या बनेगा, आधार बटे टर्न मतलब cos फाई। 3/5 क्या बनेगा या लेटर एंगल से, तो कहोगे लंब बटे टर्न मतलब साइन फाई। तो साइन 15t cos फाई प्लस cos 15t साइन फाई। आप थोड़ा वैल्यू को देखिएगा, रिलेट कीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि क्या बनेगा cos फाई, तो कहोगे 4/5 बनेगा। क्या बनेगा साइन फाई, कहोगे 3/5 बनेगा। दोनों की वैल्यू उठा के यहां रखिए और फॉर्मूला बना दीजिए साइन a प्लस बीटा। तो कंफर्म ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी साइन 15t प्लस फाई में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही इक्वेशन पता चली h बराबर 5 साइन 15t प्लस साइन फाई, भाई साइन a cos b, ये cos फाई हो जाएगा है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आगे लिखा रहता है ना 5, सर यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो कहोगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा सर, है ना। कुछ लोग इसको डायरेक्ट पता कैसे लगाते हैं, 4 और 3 के स्क्वायर काट के जोड़ देते हैं,
अंडर रूट ले लेते हैं, तो 4 और 3 का स्क्वायर काटे जोड़ दीजिए, वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा, मतलब एम्पलीट्यूड हो रहा। आज एक और बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं बातें फाई के बारे में कर लेता हूँ। कई बार फाई का मान पूछा जाता है, तो फाई का मान अगर कॉस्ट पदों में पूछा जाए, फाई का मान यदि कॉस्ट पदों में पूछा जाए तो टॉड फाई का मान जो होगा वो कॉस्ट पदों में होगा कॉस इनवर्स 4/5। टैन के साइन के पदों में पूछा जाए तो साइन के पदों में पूछा जाएगा तो साइन के पदों में होगा साइन इनवर्स 3/5। और कई बार ये मान टैन के पदों में पूछा जाता है, टैन, तो जब टैन के पदों में पूछा जाए तो टैन बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो 3/5/4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल 3/4 आ जाएगा, तो टैन इनवर्स 3/4 ये टैन के पदों में। तो इनमें से कोई भी मान पूछा जा सकता है फाई का, लेकिन उन्होंने फाई नहीं पूछा था, सवाल में केवल आयाम पूछा था, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा था, जो कि सीधा सीधा कह सकते हो कि 4 और 3 का स्क्वायर काटे जोड़ दीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका है, बाकी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, देखिए बड़े ध्यान से कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस कला पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान सरल आवर्त गति की स्थिति में बराबर होता है। पहले बात तो किस ऊर्जा को बराबर करना, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का मान, तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा के मान पहले बराबर कर दो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, ½ m² a² माइनस y², जबकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था ½ m² y², ये बताया था। अगर मैं दोनों को कैंसिल कर दूं, काट पीट दूं, ये कट गया, ये कट गया, और a² माइनस y² बराबर y², यानी 2y² बराबर a², और यहां से y निकालूं, तो y निकालने के लिए मुझे दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा ना, तो y बराबर श्योर जो आएगा वो a/√2 आएगा, यानी a/√2 पर ध्यान दीजिएगा, a/√2 पर हमारा ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है। मैंने प्रूफ बिठाया था पहले भी, लेकिन इन्होंने विस्थापन को a के पदों में नहीं पूछा, इन्होंने विस्थापन को फेज एंगल के पदों में पूछा है, कला के पदों में पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कैसे? y बराबर बताइए, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, y बराबर a साइन ओमेगा t, ये होता है। ये जो ओमेगा t है ना, ये ओमेगा टी साइन के अंदर जितना भी जो कुछ लिखा रहता है, मतलब ओमेगा टी, सर इसी को बोला जाता है कला, इसी को बोला जाता है कला। और अगर हिंदी इंग्लिश से बोला जाए तो इंग्लिश से बोला जाता है फेज, तो चाहे आप कला बोलिए या फिर इंग्लिश से बोला जाता है इसको फेज। जो भी साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर जो वैल्यू भी होती है, जो थीटा होता है, सर वो फेज होता है। मुझे मतलब ओमेगा टी का मान चाहिए किसी भी तरह से, तो विस्थापन का मान बताइए कितना है, तो विस्थापन का मान है a/√2, अभी निकाला a, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। मुझे किसी भी तरह से ओमेगा टी का मान चाहिए, तो a से कैंसिल, 1/√2 बचा ना। अब बताइए जल्दी से, 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√2 साइन 45 का मान होता है, साइन 45 साइन ओमेगा टी, तो भाई साहब साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ओमेगा टी बराबर 45 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। तो हमेशा ये याद रखिएगा, किसी भी विस्थापन को हम लोग जो है अपने फेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी विस्थापन हो, चाहे 1/2 हो, चाहे कोई सा भी विस्थापन हो, और कन्वर्ट करने का ये तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बड़े ध्यान से कैसे क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है 29, कहा जा रहा है कि दो स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग स्थान K1 K2 है चित्र में दिखाए गए। ठीक है, पहले बताइए चित्र में देखिए, ये ऊपर वाली पहली स्प्रिंग हो गई, ये पहली स्प्रिंग हो गई, और ये दूसरी स्प्रिंग हो गई, और दोनों देखिए हमारे ये लोड से जुड़ी हुई है, m द्रव्यमान के लोड से। तो K1 K2 जो है वो सीरीज में जुड़ा है ना, और आपको पता होना चाहिए कि जो सीरीज में जो प्रभावी स्थिरांक पूछा जा रहा है, मतलब वो जो नेट स्टिफनेस होती, तो सीरीज में याद करो जो फॉर्मूला होता है वो 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 होता है। सीरीज में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और जैसे ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो K का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा K1 K2 बटे K1 प्लस K2। तो हमेशा ध्यान रखना, सीरीज के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। डायग्राम दिया हुआ था जो कि मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ, सब सीरीज कनेक्शन है, इसलिए K1 K2 बटे K1 प्लस K2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, क्या है, दो स्प्रिंग जिनके स्थिरांक K1 K2 है को दिए गए चित्र के अनुसार लटकाया गया। इन्होंने चित्र नहीं बनाया है, तो मैं डायग्राम बना देता हूं, जो दिया गया था डायग्राम यहां बन नहीं पाया है। तो पहली स्प्रिंग ये थी
और दूसरी स्प्रिंग ये थी, और दोनों स्प्रिंग से मिलाते हुए और दोनों का जो स्थिरांक था वो K1 और K2 था, दोनों स्प्रिंग को मिलाते हुए एक लोड नीचे लटकाया गया था। ये लोड, ये था लोड, ठीक है। एम द्रव्यमान बोला जा रहा है, एम द्रव्यमान, तो मैं भी एम द्रव्यमान नहीं मानूंगा। फिर बोला जा रहा है एक पिंड के अंतिम छोर पर चित्र अनुसार लटकाया गया, ऐसा चित्र था। तो बोला जा रहा था प्रभावी स्प्रिंग स्थिरांक बताइए, प्रभावी मतलब इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा। तो एक बात बताइए, ये K1 K2 पैरेलल में जुड़े हैं ना, अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो याद करिए मैंने आपको बताया था पैरेलल में जो K का फॉर्मूला होता है वो होता है K1 प्लस K2। पैरेलल के लिए जो K का फॉर्मूला होता है वो होता है K1 प्लस K2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पैरेलल की हमेशा ध्यान रखना K1 प्लस K2 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है। यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई n गुनी कर दी, भाई साहब लंबाई बढ़ाई जा रही है ना, मैंने आपको बताया था जब लंबाई या नंबर ऑफ लूप ज्यादा होते हैं, याद करो पहले बताया था K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ लूप होता है। नंबर ऑफ लूप ज्यादा करोगे तो K की वैल्यू घट जाएगी। अब सवाल क्या था, सवाल यह था किसी स्प्रिंग की लंबाई आपने n गुनी कर दी। अरे भाई लंबाई बढ़ाओगे स्प्रिंग की तो नंबर ऑफ लूप भी तो बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ लूप तुमने बढ़ाकर n गुने कर दिए, यानी ये चीज बढ़ाकर n गुनी कर दी, तो यदि ये n गुनी कर दी तो ये n गुना कम हो जाएगा, है ना। तो n गुना कम हो जाएगा और n गुना कम होने का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी K बाई n हो जाएगा। अरे आप सोचो ना, इसको जब n गुना कर दो तो 1 बाई n का प्रभाव आएगा ना, तो 1 बाई n का ऑप्शन केवल एक ही है बी। K बदलेगा 1 बाई n से। जैसे वो सवाल होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं कह देता दुगनी थी, तो बताइए नया K कितना हो रहा, कहोगे आधा हो जाएगा। 3 गुनी थी लंबाई, तो बताइए जरा नया K कितना हो जाएगा, K बाई 3 होगा ये। या फिर सवाल ऐसे भी आता है कि लंबाई आपने आधी लंबाई की, यानी 1/2 किया, तो नया K कितना हो जाएगा, तो नया K हो जाएगा 2K, उल्टा हो चलता है। लंबाई आपने 1/3 की, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3K हो जाएगा। तो जब लंबाई n गुनी थी तो स्प्रिंग कांस्टेंट K बाई n हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 से बोला जा रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में जो अभी सॉल्व किया है, आवर्तकाल बताइए क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बताइए। तो पिछले वाले सवाल में पहले देखिए जो स्टिफनेस थी वो कितनी हो गई लंबाई n गुनी करने से, K बाई n। अच्छा स्टिफनेस K बाई n हो गई मेरे भाई, स्टिफनेस मेरी K बाई n हो चुकी है, ध्यान दीजिए जरा। तो आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट K। भाई T बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m बटे K, है ना। तो K कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन K कितना हो चुका है, K हो चुका है K बाई n हो चुका है। तो ये n ऊपर जाएगा और जैसे ही n ऊपर जाएगा तो अंडर रूट n का फैक्टर ऊपर लगेगा, नीचे तो अंडर रूट K रहेगा। तो अंडर रूट K तो पुराने वाले T से आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट n आया ना ऊपर, यानी नया आवर्तकाल जो होगा वो अंडर रूट n टाइम्स हो जाएगा, नया आवर्तकाल अंडर रूट n टाइम्स हो जाएगा। देख लीजिए ऊपर आया इसलिए मैंने ऊपर लगाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि किसी स्प्रिंग से लटकाए गए किसी पिंड का आवर्तकाल T है, ठीक है, किसी स्प्रिंग से लटकाए गए किसी पिंड का आवर्तकाल T है, तो मेरे पास एक स्प्रिंग रही होगी जिसको आपने जब किसी पिंड से लटकाया तो आवर्तकाल T आया, उसी स्प्रिंग को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अच्छा अब बताओ अगर स्प्रिंग को K वाली स्प्रिंग को 2 बराबर भागों में बांट दोगे तो उनका स्टिफनेस 2K और 2K हो जाएगी, ये तो मैं बता ही चुका हूं। फिर बोला जा रहा है एक भाग मतलब इन दोनों के एक भाग से लटकाने पर बताइए आवर्तकाल क्या होगा। तो बताइए अगर इसी से लटकाओगे, एक भाग से लटकाओगे, तो आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट K होता है। लेकिन जब आपने काटने के बाद लटकाया किसी एक भाग से, तो काटने के बाद स्टिफनेस हो कितनी रही है 2K हो रही है, तो यहां भी 2K करना पड़ेगा, और जब यहां 2K करना पड़ेगा तो जो इफेक्ट आएगा वो अंडर रूट 2 का आएगा। भाई वो तो रह रहेगा अंडर रूट के, लेकिन इफेक्ट कितने का आएगा सर 1 अपॉन अंडर रूट 2 का आएगा, और 1 अपॉन अंडर रूट 2 का इफेक्ट देने वाला एक ही प्रभाव है या एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर सी तो देखिए 1 अपॉन रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोला जा रहा है,
क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखिएगा। पूर्व प्रश्न में यदि दोनों भागों को समांतर में रखकर उसी पिंड को लटकाया जाए। अच्छा, पूर्व प्रश्न में जो दो भाग थे, तो याद करो पूर्व प्रश्न मैंने क्या किया था कि स्प्रिंट को काटकर पहले टूटे और टूटे की दो स्प्रिंट बनाई थी, है। फिर कहा जा रहा है इन दोनों भागों को कैसे जोड़ना है, समांतर में जोड़ना है। तो बताइए अगर दो स्प्रिंट को मैं समांतर में ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं और द्रव्यमान वही रखूं, तो दो स्प्रिंग जो कट चुकी हैं इनको समांतर में, देखो पहले एक थी, काटा तो टूटे टूटे और दोनों को समांतर में रख दिया, दोनों को समांतर में रख दिया। अब आप बताओ समांतर क्रम में जब भी कभी दो स्प्रिंग रखी जाती इस तरह से, तो उनका जो नेट आता है ना K डैश, वो K1 प्लस K2 हो जाता है, जिसकी वजह से K डैश 4K हो जाएगा। अच्छा, आवर्तकाल T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√K होता है। तो नया आवर्तकाल पूछा जा रहा है, तो K कितना हो चुका है, K डैश नया कितना हो चुका है 4K। तो जब ये 4K हो जाएगा तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, लेकिन 2 आएगा नीचे, तो 1/2√K। बताइए 4 का अंडर रूट 2 तो 1/2 तो जो भी फर्क आएगा वो 1/2 का फर्क आएगा, और 1/2 का फर्क दिखाने वाला केवल एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बस ये देखना होता है फर्क कितने गुणे का आ रहा है। जितने भी गुणे का फर्क आ रहा हो, सवाल को फटाक से सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल था, चुटकी में लगे थे सारे सवाल, ठीक है। तो किया क्या है, पहले आधा आधा किया था पूर्व प्रश्न से, समांतर क्रम में जोड़ा तो 4K हो गया, 4K हो गया तो जैसे K की जगह 4K चले 1/2 का फैक्टर लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला 35वां नंबर, देखिए बड़े ध्यान से क्या बोला जा रहा है। सब सवाल मुझे वाली, यदि किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के त्वरण का 1/9 है। वेरी गुड। कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण G डैश कितना हो जाता है, वो पृथ्वी का 1/9 हो जाता है, G/9 हो जाता है। तो पृथ्वी पर इन्होंने बोला है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी पर 1 सेकेंड है, तो बताइए उस ग्रह पर आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है। तो पहले बताइए आवर्तकाल T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√G होता है, पता होगा। लेकिन बताइए दूसरे ग्रह पर जो G है वो कितना हो जाता है, G/9। तो ये बताइए अगर इसको G/9 करोगे तो 9 तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा, और 9 का अंडर√3 होता है, यानी जो भी फैक्टर लगेगा वो 3 का फैक्टर लगेगा। यानी आपका नया आवर्तकाल जो होगा भाई √G रहेगा, लेकिन 9 ऊपर जाएगा अंडर रूट के साथ, तो 3 बना देगा, तो नया आवर्तकाल सर 3 गुना हो जाएगा। पुराना आवर्तकाल कितना था, 1 सेकेंड था, पुराना आवर्तकाल सर 1 सेकेंड था, तो नया आवर्तकाल 3 सेकेंड हो गया, मतलब 3 गुना होगा, 3 सेकेंड नहीं 3 गुना होगा, ये गुने तो बताता है ये फैक्टर, तो 3 गुना होगा, तो 1 का 3 गुना हमारा 3 सेकेंड होता है। तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, वेरी गुड, लंबाई को 4% बढ़ा दिया जा रहा है, तो बताइए उसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा। तो पहले एक बात समझिए कि जो आपका आवर्तकाल होता है वो लंबाई के अंडर√L के समानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, श्योर एकदम, लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ रही है तो आवर्तकाल भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये जो आंसर लिखे हुए हैं डिक्रीज वाले सर ये नहीं सही हो सकते, तो इसमें घटना है ना। अब आगे एक और बात सुनिए, जब भी कभी ये वैल्यू बहुत कम होती, जैसे 4%, 2%, 8%, 5%, 10%, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज एरर वाले फॉर्मूले बना लेते हैं। और परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला बनेगा डेल्टा T/T इंटू 100, ये होगा परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। और दूसरा ये जो पावर होती है ना, यहाँ जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 1/2 इसको बना लेंगे डेल्टा L/L इंटू 100। ध्यान रखिएगा परसेंटेज एरर के फॉर्मूले बनाना इस तरह से होता है। लेकिन ये पूरे कैलकुलेशन तब वैलिड होती है जब जो भी परिवर्तन दिया गया हो वो बहुत कम हो, जैसे कि 8%, 2%, 4%, 5%, 20%, 15% के लिए ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा है। अब देखिए सवाल क्या है, लंबाई में वृद्धि कितनी दी गई है सर 4%, यानी इसकी वैल्यू है 4%, ये वैल्यू है 4%, और 4% के आगे लिखा है 2%, 8/2%। तो अगर लंबाई में परिवर्तन की वैल्यू 4% है, ये वैल्यू सर 4% के बराबर है, तो 8/2 4%, तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 2%, और 2% बढ़ने वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो 4/2 मतलब 2% आपका बढ़ने वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत कायदे के साथ, क्या कहता है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है। विराम अवस्था में स्थित एक लिफ्ट
कहा जा रहा है कि एक लिफ्ट जो है विराम अवस्था में स्थित है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल t है। यदि जब आपकी लिफ्ट विराम अवस्था में थी, आवर्तकाल सब t था, ठीक है। यदि लिफ्ट g/3 त्वरण से ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, मतलब यही लिफ्ट g/त्वरण के एक्सेलेरेशन से ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, फिर से बता दूं कि जब भी कभी लिफ्ट ऊपर उठना प्रारंभ करती है उस समय जो g डैश का फॉर्मूला होता है वो होता है g, और ब्रैकेट में होता है 1 + a/g। ऊपर उठते समय प्लस होता है। अच्छा, आगे बात सुनिए, जब बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ाइएगा। ए का जो मान इन्होंने दिया है वो g/3 दिया है। अच्छा, ये वैल्यू है g/3 यहां रखोगे तो g से g कैंसिल 1/3 आ जाएगा, 1 + 1/3, 1 + 1/3 4/3 होता है। तो g डैश जो फाइनली g डैश आएगा वो 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3। अब एक बात बताओ जरा, जो आवर्तकाल t होता है वो 1/√g के समानुपाती होता है। लेकिन जो नया g है वो देखिए कितना हो रहा है, 4/3 हो गया। तो आप इसे वाले g को 4/3g कर दो। जैसे ही 4/3g करोगे तो देख लीजिए ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन रहेगा अंडर रूट में। लेकिन जो 4 है वो 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन रहेगा हमारा 2, मतलब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा g, लेकिन रूट g तो रहे नहीं रहेगा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता, जो आगे लिखा होता है बस उतना ही प्रभाव आता है, ठीक है। तो नया जो आवर्तकाल हो जाएगा वो √3/2 हो जाएगा, और √3/2 मेरा ऑप्शन नंबर सी है। बात समझे ना? तो ऐसे सवालों को सोल्व करने का भाई ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बस इफेक्ट देखो कितने गुणे का इफेक्ट पड़ रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। अब देखिए ऐसे आंसर आता है, ठीक है। तो ये सवाल बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये सवाल उससे भी बढ़िया सवाल, ये सवाल उससे भी ज्यादा बढ़िया सवाल। बहुत ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है, बहुत कायदे के साथ। एक सरल लोलक का गोलक पीतल है का है, मतलब एक सरल लोलक है, उसका जो गोलक बनाया गया, थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। एक सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, उसका जो गोलक है वो पीतल का बनाया गया। पीतल मतलब धातु है, और आवर्तकाल शक्ति है। वेरी गुड। गोलक को एक आस्यान द्रव, मतलब एक गाढ़े द्रव में डुबोकर दोलित किया जाता है आपका, यदि द्रव का घनत्व पीतल के घनत्व का 1/8 है। मतलब जो लिक्विड का घनत्व है सर वो 1/8 है। तो मैं थोड़ा बता दूं आपको, थोड़ा मैं बातें बता दूं। कहा जा रहा है कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को जब मैंने किसी द्रव की सरफेस में या द्रव में डुबोकर दोलन गति आया, किसी लिक्विड में दोलन गति आया, ये है। तो बोला जा रहा है कि तब बताइए इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा यदि पहले वाला आवर्तकाल कितना टी है। सवाल ये था कि इसकी डेंसिटी सर, इस गोलक की डेंसिटी सर रो है, तो लिक्विड की डेंसिटी ρ/8 है, यानी 1/8 है, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कायदे के साथ सुनना। इसके आवर्तकाल पे फर्क क्यों पड़ेगा मैं आपको बता दूं। इसका जो वेट है mg नीचे की ओर काम करेगा, तो ऊपर की ओर काम करेगा बॉयंसी फोर्स। ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स काम करने की वजह से जो g आएगा ना, नेट g, वो घट जाएगा। कैसे घटेगा मैं आपको बताता हूं। ये बताइए पहले, जो m का मतलब होता है वो क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। अच्छा, पहले मैं बॉयंसी फोर्स की बात कर लेता हूं। बॉयंसी फोर्स क्या होता है? हटाए गए द्रव का भार। तो हटाए गए द्रव में 1/8 लगा है, तो 1/8 से भाई घनत्व गुणे आयतन गुणे जी तो होगा ही होगा, लेकिन 1/8 से ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं mg की बात करता हूं, इस mg की बात करता हूं कि सर ये mg में क्या होगा, तो mg में होगा घनत्व गुणे आयतन गुणे जी है। तो घनत्व गुणे आयतन गुणे जी, ऊपर की ओर 1/8, तो इसका मतलब नेट जो नीचे की ओर लगेगा ना, इन दोनों का जो नेट नीचे की ओर लगेगा ना सर, वो कहीं ना कहीं पूरे 1 में से 1/8 घटा के आएगा, यानी 7/8 आएगा। 7/8 mg हो जाएगा श्योर एकदम। तो नीचे की ओर जो भार बचेगा वो 7/8 mg हो जाएगा। तो द्रव्यमान तो कभी बदलता ही नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं। बदलेगा कौन? g। तो मैं कहूं कि g कितना हो गया, तो कहोगे g हो गया सर 7/8 g 7/8 हो गया। पहले बताइए, आवर्तकाल t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/g होता है, लेकिन g कितना हो चुका है? नया g। तो भाई साहब नया g हो चुका है 7/8 g हो जाएगा। तो ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा, तो जो इफेक्ट बनाएगा वो अंडर रूट ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। तो इफेक्ट इतने का ही बनेगा, अंडर रूट 8/7 है। तो आंसर बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा गौर से देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा अंडर रूट 8/7 है, ठीक है ना। तो ये सवाल ऐसे लगेगा, लेकिन मैं इस सवाल को डायरेक्ट भी लगा सकता था। थोड़ा आप सोचते सवाल को, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैं
ये तो मैंने फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको डील किया है, लेकिन मैं और अच्छे तरह से डील कर सकता, तो मैं आपको बताऊं। कहा ये जा रहा था कि उस समय इसका आवर्तकाल बताओ जब इसको द्रव में डुबोया जाता है, और द्रव की डेंसिटी कितनी बोली जा रही थी 1/8। अब आप सोचो जब द्रव 1/8 है तो 1/8 से फोर्स ऊपर लगेगा, नीचे 1 से लगेगा, तो नीचे 1 ऊपर 1/8, तो बचा कितना 7/8। तो जी सर 7/8 हो जाएगा, और जब जी 7/8 हो जाएगा, जी 7/8 हो जाएगा तो 8 ऊपर, और जैसे 8 ऊपर तो जो भी आवर्तकाल होगा वो √8/7 हो जाएगा, श्योर एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। 39 नंबर देखिए क्या है, क्या बोला जा रहा है 39 में। सरल आवर्त करते हुए किसी वस्तु का अधिकतम त्वरण, ठीक है, और अधिकतम वेग, ठीक है। फिर बोला जा रहा है सरल आवर्त का आयाम बताओ, एम्पलीट्यूड बता दो। पहले बताइए अधिकतम त्वरण 24 है। अगर याद हो तो अधिकतम त्वरण जो फॉर्मूला होता है वो ω² × a होता है। ω² × a का मान 24 दिया गया है, और अधिकतम वेलोसिटी 16। अधिकतम वेलोसिटी कितनी होती है ω × a, या फिर कुछ लोग a × ω भी याद करते। तो अधिकतम वेलोसिटी मैंने नीचे वाली a × ω रखी, जो कि पता है अधिकतम वेलोसिटी a × ω होती है, और अधिकतम त्वरण ω² × a होता है, वो सब 24 रखा। मुझे इन दोनों को सर ऐसा सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करना है ताकि मुझे ओमेगा नहीं ए पता चल सके, ए पता चल सके। तो ए पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसका स्क्वायर करा दूं, और जैसे इसका स्क्वायर कराऊंगा तो ये हो जाएगा 16 × 16, और यहां हो जाएगा a² × ω² हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, समीकरण इसको सेकेंड माना, इसको समीकरण फर्स्ट माना, समीकरण सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दो। जैसे ही सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करोगे तो 16 × 16 ऊपर हो गया, नीचे सर 24 हो गया, और सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करना है ना, तो ω² से भाई ये ω², और यहां ω² × a, तो ω² से ω² कैंसिल, और a से a भी देख लीजिए हमारा कट जाएगा, a से a कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, तो 16 × 16/24 कैंसिल कर दीजिए, 8 से कैंसिल कर दीजिए, तो 8 थी 24, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, यानी 32/3 आंसर आ जाएगा। तो ए का जो मान आ गया सर वो 32/3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। तो सवाल में मैंने कुछ किया नहीं है, अधिकतम वेलोसिटी दी गई थी, मैंने फॉर्मूला रख दिया, अधिकतम त्वरण दिया गया था, मैंने फॉर्मूला रख दिया, दोनों को उठा के ऐसा सॉल्व कराया कि मैं ए निकाल सकूं। हो सकता था याले सवाल में ओमेगा भी पूछ लेता, तो इस ए की वैल्यू को उठा के मैं दूसरे वाले याले समीकरण में रख दूं, इसमें रख दूं, इसमें रख दूं। तो देखो 16 बराबर ए की वैल्यू आपने निकाली 32/3 और इंटू ओमेगा, तो कैसे कैंसिल करेंगे, तो 16 दूनी 32 ये हो जाएगा, 3 इधर आएगा, तो ω² बराबर हो जाएगा 3/2, और ओमेगा पूछा जाता तो मैं कह देता सर √3/2, ये ओमेगा की वैल्यू हो जाती। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ये सवाल लगाए कैसे जाते हैं, हर चीज को रटना नहीं होता, समझना भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक कण सरल आवर्त गति में गति कर रहा है, ठीक है सर, इसका आयाम ए है जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर है। देख लीजिए सवाल में बोला जा रहा है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर है। याद करिए मैं कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा एक ही कंडीशन बराबर होती है जब y का मान +-a/√2 होता है। तो y का मान +-a/√2 होगा, तभी ध्यान रखना गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41। कहा जा रहा है कि सरल आवृत्ति करते किसी पिंड की कोड़ी आवृत्ति जब भी कभी लिखा हो तो वो आपका एक्चुअली में एंगुलर स्पीड ही होती है, कोड़ी वेग ही होता है, 2 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का मात्रक होता है, तो ओमेगा दे दिया 2 रेडियन पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम दे दिया 60 mm, और साम स्थिति से 20 mm विस्थापन पर आपको पिंड का वेग पूछा जा रहा है। पूछा आपसे वेग जा रहा है, और कितने विस्थापन में पूछा जा रहा है, 20 mm विस्थापन में पूछा जा रहा है। लेकिन देखिए इन्होंने जो आयाम दिया है वो 60 mm दिया है। वेरी गुड। तो बताइए ओमेगा वी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा रूट में a² - y² होता है, v बराबर सर ओमेगा कितना है, ओमेगा सर 2 रेडियन पर सेकेंड है, 2 रख दिया, √a²। तो भाई a है 60, तो यहां 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और y है 20, तो यहां 20 का स्क्वायर हो जाएगा।
अच्छा 60 माइनस 20 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं a प्लस बी और a माइनस बी लगा दूं, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो 60 प्लस 20 यानी 80 और 60 माइनस 20 मतलब 40। तो अंदर जो आने वाला है वो 80 जोड़े 40 आने वाला है। लेकिन फिर भी मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो यहां पर हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं क्या, ये जो 80 है ना 80, इस 80 में एक्चुअली में 40 जोड़े 2 है। 80 में क्या है, 40 जोड़े 2 है। तो जब 40 जोड़े 2 है तो 40 और 40 2 40 आ गए। अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो 8 ही 40 होगा, पहले से 2 लिखा हुआ है यानी 80 हो जाएगा, 80√2 होगा। अब 80√2 से मिलता जुलता आंसर कौन सा हो सकता है सर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। 120 पता है 120 कब होता, 120 मेरे दोस्त तब होता जब 80 का गुणनफल 1.5 डेढ़ से काटे। भाई 80 जोड़े डेढ़ काटे थे तो तब 120 आएगा। लेकिन √2 डेढ़ नहीं होता, √2 डेढ़ नहीं होता सर, वो 1.414 होता है, 1.414 होता है, डेढ़ नहीं होता। लेकिन यहां 80 का मल्टीप्लाई डेढ़ में काटे तब 120 आता ना। तो 80 का गुणनफल जब 1.414 से काउंट यानी डेढ़ से कम में काउंट है, तो श्योर है आंसर आपका 113 mm पर सेकेंड मिलेगा। क्लियर है ना। तो ऐसे आपको लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे भाई, ये नहीं कि आपको सीधा सीधा आंसर आज देखिएगा, लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे तब कहीं जाके आंसर आपका निकल पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 42वां देखिए क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 42वां। कहा जा रहा है कि एक सरल आवर्तगति करने वाले कण का आयाम, यहां आयाम लिख लेना a है और आवर्तकाल t है, ठीक है। इसका अधिकतम वेग बताओ क्या है। तो पहले बताइए सोच समझते कि अधिकतम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, a इंटू ओमेगा होता है। लेकिन भाई साहब ओमेगा की जगह पर आप 2π/t भी तो कर सकते हो। तो ऐसा ढूंढ लीजिए कोई आंसर है 2π/t भी हो और a भी हो, ऊपर a भी हो 2π/t भी हो। तो ऐसा केवल एक ही तुम्हें आंसर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप ऑप्शन नंबर डी तो देखिए तो 2πa भी है, नीचे t भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। देखिएगा बड़े ध्यान से क्या है क्वेश्चन नंबर 43, कायदे के साथ पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। एक पिंड सरल आवर्तगति कर रहा है जब माध्य स्थिति से, ध्यान दीजिएगा, माध्य स्थिति से विस्थापन 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तब इसका वेग 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। वेरी गुड। कहा यह जा रहा है कि जब माध्य स्थिति से विस्थापन 4 सेंटीमीटर होगा तो वेग 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, और माध्य स्थिति से विस्थापन बढ़ जाता है। हमेशा मैंने बताया माध्य स्थिति से जितना ज्यादा दूर जाओगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जितना ज्यादा माध्य स्थिति पर ही रहोगे, मेन पोजीशन पर रहोगे, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो माध्य स्थिति से मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर दूर थे तो वेलोसिटी 10 थी, 5 सेंटीमीटर दूर पहुंच रहे वेलोसिटी 8 हो गई। तो पिंड का तुमसे आवर्तकाल पूछा जा रहा है, बताइए आवर्तकाल क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बड़े ध्यान से कैसे लगाया जाएगा। तो यहां पर मुझे एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी सर, वो इक्वेशन होती है v बराबर ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों कंडीशन में मुझे वेलोसिटी पता है, y पता है, ना a पता है ना ओमेगा पता है। तो मैं पहली वाली कंडीशन लगा दूं। पहली वाली कंडीशन ये रहती है कि जब विस्थापन तुम्हारा 4 सेंटीमीटर था तो वेलोसिटी थी 10। तो वेलोसिटी की जगह तुमने 10 लिखा, ओमेगा मुझे नहीं दिया गया है, और विस्थापन की जगह 4, तो यहां पर कह सकते हो कि a स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये मेरी पहली वाली कंडीशन बनी। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या कहती है, दूसरी वाली कंडीशन ये कहती है कि जब विस्थापन 5 सेंटीमीटर था तो वेलोसिटी 8 थी। जब विस्थापन 5 सेंटीमीटर था तो वेलोसिटी 8 थी, तो 8 का स्क्वायर 64, सॉरी 8 थी तो 8 ही रहने दीजिए। अब स्क्वायर नहीं आया ना, ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो y मतलब विस्थापन कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो y मतलब यहां पर y का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। तो जब आपका विस्थापन 4 था यानी 4 का स्क्वायर 16, तो वेलोसिटी 10 थी। विस्थापन 5 हुआ, 5 का स्क्वायर 25, तो वेलोसिटी 8 हो गई। इन दोनों को तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, इन दोनों को तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है ताकि आवर्तकाल पता चले। आवर्तकाल आप बाद में निकालना, पहले इन दोनों को ऐसे सॉल्व करिए कि ओमेगा निकले, ओमेगा। हाँ, इस सवाल में आपसे एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता था, आयाम भी पूछ सकता था, लेकिन आयाम निकालने के लिए मेरे दोस्त आपको इस सवाल को डिवाइड करना पड़ता। डिवाइड कर देते आयाम निकला था, लेकिन मुझे तो ओमेगा चाहिए ना, मुझे तो ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा के लिए मुझे क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा,
कोई भी लॉजिक नहीं है, बड़ा ही आसान सा लॉजिक है कि ए स्क्वायर का मान यहां से निकालो, ए स्क्वायर का मान यहां से निकालो और दोनों को बराबर कर दो। जैसे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान आपस में बराबर किया जा रहा है, देखिए सवाल फटाक से सोल्व। ऊपर वाले से अगर मैं पूछूं ए स्क्वायर निकालना है तो टॉर पहले ओमेगा नीचे लाओ, तो हो जाएगा 10 बटे ओमेगा, लेकिन स्क्वायर भी टाना पड़ेगा तो 10 बटे ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ए स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने इधर लाया, स्क्वायर भी किया, तो 16 को भी इधर लाना पड़ेगा, तो 16 को भी इधर लाया जाएगा तो प्लस 16 ऐसे जुड़ जाएगा, तो 100 बटे ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 ये ऊपर वाले से ए स्क्वायर का मान निकलेगा। सेम वैसे यहां से भी ए स्क्वायर निकाल लो, तो टोटल 64 बटे ओमेगा स्क्वायर और प्लस 25। देखिए मैंने दोनों से जो है फटाक से आपको वैल्यू निकाल दी, ए स्क्वायर ये भी है, ए स्क्वायर ये भी है, बराबर कर दे। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप ये मत सोचना सर बहुत लंबी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है यार दोस्त मेरे। देखिए 64 को जब इधर लाओगे तो 100 में से 64 हटाएगा तो बचेगा 36, तो यहां आ जाएगा 36 बटे ओमेगा स्क्वायर। सर उधर जाएगा, ये 16 उधर जाएगा तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। अब 9 और 36 को थोड़ा देखिए किस पहाड़े में आता है, तो 9 छोटो 36 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 और ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, तो ओमेगा बराबर आ रही है 2। तो ओमेगा बराबर आपको वैल्यू पता चल रही थी सर, ओमेगा की वैल्यू 2 आ रही, अंडर रूट भी ले लिया ना। अच्छा ओमेगा की वैल्यू 2 आ रही, तो बताइए ओमेगा 2 है तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई बटे टी बराबर 2 कर सकते हैं। लेकिन देखिए 2 से 2 मेरा कट जाएगा, और जैसे ही 2 से 2 कट जाएगा तो टी बराबर केवल और केवल पाई आ जाएगा। टी बराबर केवल और केवल पाई आ गया, और पाई सेकंड केवल 80 आंसर में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वो जो एस लिखा है ना बाद में उसका मतलब सेकंड है, तो टी बराबर पाई सेकंड आ गया। लेकिन वाले सवाल में भाई टी भी पूछ सकता था, ओमेगा भी पूछ सकता था, एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता था, एम्पलीट्यूड समझ रहा है ना, ए पूछ सकता था, ए भी पूछ सकता था। ये ओमेगा बराबर 2 आ गया, ओमेगा बराबर 2 यहां रख दो, यहां रख दो ओमेगा बराबर 2, तो 2 जैसे ही रखा जाएगा, थोड़ा सोचना, 2 पंचे 10 और स्क्वायर करा देंगे तो स्क्वायर कराएंगे तो 16 इधर आ जाएगा, तो 10 और 16 कितना हो जाएगा, जैसे सॉरी 2 पंचे 10 5 और 16 5 21, तो ए स्क्वायर बराबर 21, तो ए बराबर अंडर रूट 21 ए आ गया। ए बराबर ही पता चल गया तो हो सकता है मैक्सिमम वेलोसिटी भी पूछ लेता है, कैसे भी सवाल को बना सकता था। आपको एकदम तैयार रहना पड़ेगा इस तरह के सवाल के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखिए ध्यान से, क्या 44। एक टड़ की सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है, एक टड़ सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी गति का समीकरण इतना दिया गया है, वेरी गुड। गति का जो समीकरण दिया गया है वो x बराबर 5 साइन 4t माइनस 5/6 है ना। मैं आपको बता दूं इससे मैं 2 चीजें बता सकता हूं। एक तो ये जो 5 है सर ये एम्पलीट्यूड होगा मेरा, ए बराबर 5 होगा, और अंदर ये जो 4t होता है ये एक्चुअली में ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी होता है तो ओमेगा बराबर पूछा जाए कि बताइए ओमेगा बराबर कितना होगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4। मुझे इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ेगी, 5 की फेज डिफरेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जहां टड़ का विस्थापन x है, यदि टड़ का विस्थापन 3 हो, यानी टड़ का विस्थापन भी इन्होंने दे दिया, y का मान भी 3 दे दिया, तो वेट बताइए, वेट वेलोसिटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो तीनों चीजें मुझे पता तो चल रही वेलोसिटी निकालने के लिए। अब बताइए वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टॉड ओमेगा रूट में होता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v बराबर ओमेगा सर 4 दिया गया है, रूट में ए स्क्वायर, तो ए है 5 का स्क्वायर माइनस वाई 3 का स्क्वायर। अब आप खुद सोचो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 जाएगा 16 और 16 का अंडर रूट 4 और 4 पहले से तो याली डेटा सॉल्व करके देख लेना, तो आंसर आपका 16 आएगा। तो जो इसका वेट होगा ना इस पॉइंट पर वो हमेशा कितना आएगा, 16 आएगा। इन्होंने मैक्सिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा होता तो मैं डायरेक्ट जो है ए इंटू ओमेगा कर देता, मतलब 5 × 20 बताता, लेकिन उन्होंने पूछा था वो बताइए, मतलब उस समय वेट बताइए जब विस्थापन कितना था 3, इसलिए मैंने v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लगाया, ठीक है। बोलो भैया बात सबको क्लियर है ना। तो विस्थापन जब 3 था तो मुझसे वेलोसिटी पूछी जा रही थी, मैंने तीनों मान निकाले, वैल्यू पुट कराया, आंसर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्या बोला जा रहा है 45 क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा। एक सरल लोलक दोलित का ताक्षणिक विस्थापन x बराबर इतना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। किस समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी। अब सुनो बड़े ध्यान से, बहुत सारे बच्चा लोग इसमें गलती क्या करेंगे, वो लोग अधिकतम चाल तो जो पढ़ रखे हैं उसी लगा देंगे, लेकिन वो नहीं लगेगा। पता क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने जो विस्थापन का समीकरण दिया है x बराबर a cos ओमेगा t प्लस पाई/4,
आप सब लोग जो एनालिसिस करते हैं वो विस्थापन के समीकरण में साइन के पदों में करते हैं, साइन के पदों में, कॉस्ट के पदों में नहीं, है ना। लेकिन उन्होंने कॉस्ट के पदों में बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि किस समय पर इसकी जो चाल है वो कैसी हो रही, अधिकतम। मुझे चाल अधिकतम लानी है, चाल अधिकतम लानी है। तो पहले चाल निकालो, तो चाल निकालने के लिए मुझे एक बार इसको आउटलाइन कराना पड़ेगा। तो विस्थापन का एक बार आउटलाइन कराओ, वैलोसिटी मिलेगा। इसका आउटलाइन कराया जाएगा तो ये श्योर माइनस ए इंटू ओमेगा आएगा और अंदर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। मैंने कुछ किया नहीं है, पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। ओमेगा थीटा फिर से होगा तो ओमेगा बाहर, थीटा उसी तरह से, और क्रॉस डिफरेंशिएशन माइनस साइन, है ना। अब ये बताओ मुझे वेलोसिटी कैसी लेके आनी है? सर मैक्सिमम लेके आनी है। अगर ये मैक्सिमम लेके आना है तो ये जो पूरा फंक्शन है साइन का फंक्शन, ये 1 के बराबर होना चाहिए, श्योर है ना। अच्छा ये पूरा 1 के बराबर होना चाहिए, थोड़ा सोचना। तो अंदर वाला जो टर्म है ना ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, सर ये पूरा 1 तब हो सकता है जब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 90 हो, यानी पाई बाई 2 हो। पूछा क्या जा रहा था किस समय पर, ठीक है। तो ओमेगा टी बराबर, ये बताइए पाई बाई 4 उधर जाएगा तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 जाएगा तो पाई बाई 4 बचेगा। लेकिन इन्होंने मुझसे जो पूछा है वो समय टी का मान पूछा है, तो बताइए समय टी का मान पूछा है ओमेगा नीचे, और ओमेगा नीचे आ जाएगा तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है पाई बटे 4 ओमेगा, पाई बटे 4 ओमेगा। तो पाई बटे 4 ओमेगा जो है इसका आंसर आ जाएगा टी बराबर पाई बटे 4 ओमेगा। तो आपको समझ में आ गया ये सवाल जो है मैंने कैसे लगाया, क्योंकि ये सवाल ऐसे ही लगेगा। आप क्योंकि जितने फॉर्मूले प्रूव करते हैं वो विस्थापन में साइन के पदों में होता है और साइन ओमेगा टी के पदों में होता है, ये भी ध्यान रखना। उसमें 5y वाला लफड़ा नहीं होता। इसी वजह से x को पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला, मैक्सिमम निकाला, और मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये वैल्यू पूरी 1 हो, और ये वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब पाई बाई 2 के बराबर हो। पाई बाई 2 मतलब 90, 45 इधर जाएगा 45, और ओमेगा टी बराबर अगर पाई बाई 4 है तो टी बराबर हो जाएगा पाई बटे 4 ओमेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये तो काफी आसान सा सवाल है। एक कण सरल आवर्त गति में कर रहा है और उसका त्वरण बताना, एक्सेलेरेशन बताना है। तो बताइए जरा, त्वरण एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और वाई की वैल्यू जब प्लस माइनस ए होती है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, तभी अधिकतम होता है। तो हमेशा शून्य होता है, गलत है, हमेशा स्थिर होता है, गलत है। उच्चतम चरम पोजीशन, अच्छा चरम पोजीशन ही हमारी वो वाली पोजीशन कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। तो चरम पोजीशन का हो या एक्सट्रीम पोजीशन का हो उसी पर उच्चतम मिलेगा। सर सही है। उच्चतम इन संतुलन अवस्था, नहीं सर, संतुलन अवस्था में वाई तुम्हारा 0 होता है, तो संतुलन अवस्था में उच्चतम नहीं मिलता, एक्सेलेरेशन 0 होता है। आप फॉर्मूले पर रखते देखिए। लेकिन चरम पोजीशन पे एफ बराबर प्लस माइनस ए होता है, एफ बराबर नहीं वाई बराबर प्लस माइनस ए होता है, जिसकी वजह से आपका एक्सेलेरेशन जो मिलेगा सर वो मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए प्लस माइनस, अधिकतम है। तो सर यही वाली वैल्यू अधिकतम है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, पूरे 100 क्वेश्चन है एसएसएम में, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन भरमार मिलेंगे, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है कई बार आते हुए गलत हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है आपकी प्रैक्टिस नहीं सही है, इसलिए प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दूंगा। सरल आवर्त गति करता हुआ किसी पिंड का अधिकतम त्वरण दिया गया है और अधिकतम वेग दिया गया आयाम। पहले देखो अधिकतम त्वरण 24 है, ये सवाल सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर 32/3 आया था। आयाम पूछा जा रहा है, पिछले वाले उसमें देखना 32/3 आया था, ठीक है, सॉल्व हो चुका है। 48 देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है, क्या है 48, सरल आवर्त गति में किसी क्षण का त्वरण और विस्थापन का अनुपात। अच्छा त्वरण और विस्थापन का अनुपात पूछा जा रहा है, तो पहले बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। तो इन्होंने त्वरण और विस्थापन वाई का अनुपात पूछा है, तो सर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर है कोणीय आवृत्ति के स्क्वायर के बराबर है। तो कोणीय आवृत्ति का स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, कोणीय आवृत्ति का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से भाई पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 50। एक कण आयाम ए से, ये आयाम कर लेना, सरल आवर्त गति कर रहा है जब कण की स्थितिज ऊर्जा दोलन के दौरान अधिकतम मान की 1/4 हो जाती है। वेरी गुड। कण की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, तो कहोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर,
याद करो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गतिज ऊर्जा होती है, और सिर्फ वाई स्क्वायर लगाओगे तो स्थितिज ऊर्जा होती है। वो अधिकतम मान की, अच्छा अधिकतम मान होता कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, भाई बाई की वैल्यू ए ले, अधिकतम मान हो जाएगा। कितनी है, 1/4 है, यानी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम मान की 1/4 है, तो तुम इसका 1/4 कर दो अधिकतम ऊर्जा का, बराबर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि उस समय उसका विस्थापन बता दो, विस्थापन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखिए स्थितिज ऊर्जा को अधिकतम ऊर्जा का 1/4 के बराबर कर दिया। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, मुझे तो वाई चाहिए ना, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया है ए स्क्वायर बटे 4। अगर ए स्क्वायर बटे 4 आया है तो वाई बराबर दोनों तरफ अंडर रूट ले लो तो ए बटे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस ए बटे 2, और ए बटे 2 केवल एक ही आंसर में है, ऑप्शन नंबर सी मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सॉल्व हो चुके।